अब हम जिस खबर का विश्लेषण करने वाले हैं उसमें शब्द कम है, संवेदना बहुत ज्यादा है। इसे आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, गंभीरता से समझिएगा। इसमें मानवता की व्यथा है, सिस्टम की विफलता की व्याख्या है, इसमें संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। इसमें एक इंजीनियर की मौत नहीं, एक इंजीनियर की हत्या और हत्यारी व्यवस्था का कच्चा चिट्ठा है। प्रिय मित्रों, हमारा यह विश्लेषण देखते हुए आप कभी भी भावुक होंगे, कभी आप नाराज होंगे और कभी आक्रोशित भी होंगे, लेकिन आज अपने जज्बातों को काबू में करके देखिएगा। ये एक ऐसी घटना का विश्लेषण है जो देश की संसद से मात्र 40 किलोमीटर दूर है, जहां 80 मिनट में एक लड़के के साथ साथ सिस्टम और संवेदनाएं दोनों डूबकर खत्म हो गई और कार्रवाई के नाम पर आदतन रस्म अदायगी की कोशिश हुई। इसलिए आज हम उस सिस्टम और सिस्टम में शामिल तमाम जिम्मेदार लोगों का डीएनए टेस्ट करेंगे, जिनके लिए आम आदमी की जिंदगी सिर्फ 2 कौड़ी की है। मित्रों, सबसे पहले जानिए कि हुआ क्या। हुआ यह कि शनिवार की आधी रात को सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता अपने ऑफिस से घर लौट रहे थे। वो नोएडा के सेक्टर 150 में रहते थे। यह बेहद पॉश इलाका माना जाता है। युवराज घर के नजदीक पहुंच गए थे, तभी उनकी कार एक गड्ढे में गिर गई। युवराज किसी तरह कार से बाहर निकलकर उसके ऊपर चढ़ गए, लेकिन बिना मदद के वो गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकते थे। उन्होंने अपने पिता को फोन किया। उनके पिता राजकुमार ने डायल 112 पर कॉल किया और फिर वो घटनास्थल पर पहुंच गए। थोड़ी देर में पुलिस भी पहुंची, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म गाड़ी भी पहुंच गई, एडवांस रेस्क्यू टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई, बाद में एसडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई, लेकिन कोई भी युवराज को बाहर नहीं निकाल पाया। 80 मिनट तक, ध्यान से सुनिएगा, 80 सेकंड्स नहीं, 80 मिनट तक सब वहां पर खड़े रहे, आपस में बातें करते रहे। हर पल मौत के करीब पहुंच रहा युवराज बचाने के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन हमारी यूपी पुलिस के बहादुर जवान, फायर ब्रिगेड के साहसी कर्मचारी मुंह ताकते रहे। कोई कह रहा था कोहरा बहुत है, कोई कह रहा था पानी बहुत ठंडा है, कोई कह रहा था अंधेरा बहुत है, कोई कह रहा था कि पानी के नीचे लोहे की छड़ें हैं। मित्रों, युवराज के कंठ तक पानी था, लेकिन वहां खड़े किसी की आंखों में बूंद भर पानी नहीं बचा था। सबकी आंखों का पानी सूख चुका था, वो तिनका तिनका डूबता जा रहा था। युवराज के पिता सिसक रहे थे और युवराज को बचाने के बजाय संवेदनहीन कर्मचारियों के बीच बहाने की प्रतिस्पर्धा चल रही थी, कंपटीशन चल रहा था। हालांकि 2 लड़के पानी में उतरे भी, लेकिन तुरंत लौट कर आ गए। फायर ब्रिगेड की टीम के पास इतनी बड़ी रस्सी नहीं थी कि वो युवराज तक पहुंच पाती। एसडीआरएफ की टीम के पहुंचते पहुंचते उसको 3 घंटे लग गए। जब पहुंची तब युवराज डूब चुका था। और सुनिए, जब जिम्मेदारों को, लोगों को ठंड लग रही थी, उन्हें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, तब एक डिलीवरी बॉय आया। उसको देखा नहीं गया, वो पानी में कूद गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। युवराज के साथ साथ समूचा सिस्टम कैसे पानी में डूब गया, अब वो सुनिए। पापा बचाओ, पापा बचाओ, हेल्प हेल्प भी चिल्ला रहा था ताकि कोई जनरल पब्लिक भी उसको मदद के लिए कुछ कर दे। लेकिन ज्यादातर जो वहाँ भीड़ थी वो तमाशबीन थी और कुछ वीडियो बना रहे थे डांटने पर, तब वो लोग रुके और मेरे बच्चे की जान खामखा चली गई। मैं आया था 1:45 से 1:50 के बीच, जब मैं देख रहा था पास में सिड्डी घेर के फायर ब्रिगेड वाले कह रहे थे कि इसमें सरिया है या वगैरह है, बहुत सारी चीजें। बाकायदा वीडियो भी है मेरे पास जिसमें सिड्डियों पे वो फायर ब्रिगेड वाले बैठे हैं और सामने लड़का टॉर्च जला रहा है गाड़ी पे, वो वीडियो भी है मेरे पास। फायर ब्रिगेड वाले क्या ठंडा पानी के वजह से नहीं दाके, क्यों नहीं दाके, क्या गर्म पानी करते इसमें तुम्हें दबदकाते? पापा मैं डूब रहा हूं, बचा लीजिए, ये 7 शब्द समझ रहे हैं ना? जो लोग युवराज से 80 मीटर दूर खड़े थे, वहां उन्हें 80 मिनट तक समझ में नहीं आया। वो क्या समझेंगे, उन्हें समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें ठंड लग रही थी। ठंड क्यों लग रही थी? क्योंकि उन्हें पता है कि पूरी व्यवस्था ही ठंडी है। सोचिए, ये आज के हिंदुस्तान का सच है, उस हिंदुस्तान का जिसके पास सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं, वो सुपरसोनिक मिसाइल जो सिर्फ 12 मिनट में दिल्ली से उड़कर पाकिस्तान को मटियामेट कर सकती हैं, जो 80 मिनट में दुश्मन देश को मानचित्र से मिटा सकती हैं। लेकिन उसी देश में दिल्ली से सटे नोएडा में 27 साल का लड़का 80 मिनट तक प्रतीक्षा करता रहा और 80 मीटर की दूरी पर खड़े घोषित वीर जवान
उसे बचा नहीं पाए। जानते हैं आप ये 80 मिनट का नकारापन क्या होता है? हम आपको बताते हैं। जो सिस्टम नोएडा में 80 मिनट तक जान बचाने की जगह बहाना बनाता रहा, वही सिस्टम और ऐसे ही कर्मचारी अगर सरहद पर देश की सुरक्षा के लिए पहुंच जाएं, तो दुश्मन देश के सैनिक भारत में 7 किलोमीटर अंदर आकर कब्जा कर सकते हैं 80 मिनट में। ध्यान से सुनिएगा, ये कितनी बड़ी लापरवाही थी। अगर ऐसे ही लोगों के जिम्मे हवाई व्यवस्था आ जाए तो 3000 उड़ानें रद्द हो जाएंगी और एयरलाइंस कंपनियों को 800 से 1500 करोड़ रुपए का नुकसान तत्काल होगा। इसके अलावा यात्रियों को भारी असुविधा और अर्थव्यवस्था को जो नुकसान होगा वो अलग है। अगर बैंकिंग सिस्टम में ऐसे ऐसे लोग और गड़बड़ी हो जाएं तो गड़बड़ी होने पर 80 मिनट तक ऐसे बहाने बनाते रहे वो लोग तो 8000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है। और अगर 80 मिनट तक स्वास्थ्य सेवा पूरी तरीके से बाधित हो जाए तो आफत आ जाएगी। आर्थिक नुकसान से कहीं ज्यादा मानवीय त्रासदी होगी। सोचिए, लापरवाहियों की संयुक्त टोली ने कितना बड़ा अपराध किया है। इसलिए इसे सिर्फ एक युवक की मौत की तरह बिल्कुल मत देखिए, लापरवाही की तीव्रता को समझिए मित्रों। इसलिए हम कह रहे हैं कि सिर्फ युवराज नहीं डूबा है, हमारा वर्तमान और भविष्य भी डूबा है। विश्वास डूबा है, उम्मीद डूबी है, प्रतीक्षा डूबी है और मानवता डूबी है। पूरी की पूरी व्यवस्था डूबी है। इतना सब कुछ डूब गया उस पानी में, शायद एक चुल्लू भर पानी और होता। खैर छोड़िए, क्या फर्क पड़ता है जिससे फर्क पड़ता है और किसको फर्क पड़ता है? सरकार को, सिस्टम को, अधिकारी को, कर्मचारी को, समाज को। तो सुनिए, जहां आधी रात में एक लड़के को डूबता देखकर कर्मचारियों को फर्क नहीं पड़ा, वहां उनके अधिकारियों को कितना फर्क पड़ रहा है वो भी अब जान लीजिए। युवराज की इस हत्याकांड में नोएडा अथॉरिटी ने एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया। पुलिस ने 2 रियल एस्टेट डेवलपर कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। अन्य संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए ताकि पता चल सके कि सुरक्षा व्यवस्थाओं में चूक क्यों हुई। और अब जिंदगी छीनने वाले गड्ढों को ईंट गर्द से उसमें लाइटें भी अब लगा दी गई हैं। बस इतना ही फर्क पड़ा। नोएडा अथॉरिटी ने एक जूनियर इंजीनियर पर कार्रवाई करके लीपापोती करने की कोशिश की। अब जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब इसका संज्ञान लिया है। उन्होंने नोएडा अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर लोकेश एम को सबसे पहले हटाया है। उन्हें प्रतीक्षा सूची में डाल दिया गया है। ये वही लोकेश एम है जिन्होंने सिर्फ एक कैलेंडर पर फोटो छापने के कारण एक्शन ले लिया था। इसी महीने के पहले हफ्ते में नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के वार्षिक कैलेंडर में बिना अनुमति अधिकारियों की फोटो छाप दी गई थी। इस पर एनएमआरसी के एक्टिंग डायरेक्टर और नोएडा अथॉरिटी के ओएसडी महेंद्र प्रसाद को तत्काल पद से हटा दिया गया था। इन्हें लखनऊ मुख्यालय से अटैच कर दिया गया था, जबकि कैलेंडर विमोचन में खुद नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम भी थे। लेकिन एक लड़के की मौत हो गई। इस सिर्फ कार्रवाई के नाम पर रस्म अदायगी कर रहे थे। सोचिए कितना शर्मनाक है। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बाहर का अब रास्ता दिखा दिया है। सीएम के निर्देश पर घटना की जांच के लिए मंडलायुक्त मेरठ के नेतृत्व में 3 सदस्यीय एसआईटी बनी है जो 5 दिन में रिपोर्ट देगी। सोचिए नोएडा अथॉरिटी ने क्या किया। मित्रों, नोएडा अथॉरिटी की लापरवाही की पराकाष्ठा क्या है वो भी अब हम आपको बताना चाहेंगे। नोएडा के सेक्टर 150 में यह हादसा हुआ, उसे लोटस ग्रीन नाम के बिल्डर को अलॉट किया गया था। जिस लोटस ग्रीन नाम के बिल्डर को यह जमीन स्पोर्ट्स सिटी बसाने के लिए आवंटित की गई, उसने इसे 24 अलग अलग बिल्डर कंपनियों को सबलीज करके दे दिया। जिन्हें लीज पर मिला वो इसमें कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन करने लगे। जिस जमीन पर हादसा हुआ वहां पर अर्थ बिल्डर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रहा था। कोरोना से पहले ही उस पर अथॉरिटी ने रोक लगा दी थी। 6 साल हो गए, लेकिन वहां ना तो लाइट की व्यवस्था थी, ना ऊंची दीवारें थी, ना ही ऐसा कोई इंतजाम किया था जिससे हादसा ना हो। इसलिए सवाल है, इस मौत वाली लापरवाही के लिए नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम के बाद उनके असिस्टेंट करुणा करुणेश पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? प्रोजेक्ट के जीएम ए.के. अरोड़ा से क्यों नहीं पूछा जा रहा कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? जिसे नोएडा का सबसे पॉश इलाका कहकर लोगों को करोड़ों में घर बेचा गया, वहां सड़क किनारे इतना बड़ा जानलेवा गड्ढा क्यों था? नोएडा अथॉरिटी के डीजीएम विजय रावल पर इस बात की कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए कि निर्माण स्थल को चारों तरफ से क्यों नहीं ढका गया था? बेसमेंट खोदकर छोड़ दिया गया था। इसकी जवाबदेही इनकी नहीं बनती? विजय रावल के नीचे जो सीनियर मैनेजर है उन्हें क्यों नहीं जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? जो अर्थ बिल्डर प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा था उसके मालिक को क्यों नहीं जेल भेज देना चाहिए था? लेकिन हुआ क्या? बिल्डर पर केस दर्ज हो गया।
बिल्डर तो केस के लिए वैसे भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और नोएडा, दिल्ली, एनसीआर के बिल्डर तो भगवान भरोसे वो चलती है, उनकी सत्ताएं चलती है उनकी यहां पर। और जिन कर्मचारियों को ठंड लग रही थी उन्हें क्यों नहीं अब तक लिहाफ में चैन से गर्मा कर सोने के लिए जेल भेजा गया? लेकिन नहीं, क्या फर्क पड़ता है, एक जूनियर इंजीनियर को हटा दिए गए और हो गया। जिस दिल्ली में तंत्र का जाल है, सरकार है, सुप्रीम कोर्ट है, मंत्री है, संतरी है, वहां से करीब 40 किलोमीटर दूर एक लड़के को 80 मिनट में भी नहीं बचाया जा सका। सोचिए, झारखंड के झुमरी तलैया और ओडिशा के कालाहांडी में किसी के साथ ऐसा हो गया होता तो फिर क्या होगा? इसीलिए मित्रों, अगर ये मान लेंगे कि नोएडा की किसी मोड़ पर घटना हुई है, कोई युवराज नाम का लड़का मर गया है, संवेदना और श्रद्धांजलि के 2 शब्द बोल दिए हैं, आगे सब ठीक हो जाएगा, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ये छोटी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, इसे आपको समझना होगा। नोएडा में जो हुआ सबको समझना होगा, सिस्टम और सरकारी कर्मचारियों को भी और समाज को भी, क्योंकि बिहार के सीतामढ़ी में जो तस्वीरें आई हैं वो समाज की संवेदनहीनता की अति है। मित्रों, वहां पर 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले रितेश नाम के छात्र को एक पिकअप वैन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि रितेश ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। पिकअप वैन में मछली थी, वो नीचे गिर गई। टक्कर के बाद वहां भीड़ जमा हो गई, लेकिन वो भीड़ रितेश को बचाने के लिए नहीं जुटी थी, मछली लूटने के लिए जुटी थी। नहीं देख रहा है, उसको नहीं देखेगा। बीच सड़क पर 13-14 साल के लड़के का शव पड़ा हुआ था और उसके आसपास लोग हल्ला करते हुए मछलियां लूट रहे थे। सोचिए कितनी बड़ी अमानवीयता है। ऐसा लग रहा है जैसे सब के सब संवेदन शून्य हो गए, वो भी किसके लिए? मछली के लिए। रितेश इसी समाज में से किसी का बेटा होगा, लेकिन किसी को उसकी मृत्यु से, उसके पार्थिव शरीर से कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी ने भी रितेश को उठाने, उसे अस्पताल पहुंचाने या फिर एम्बुलेंस बुलाने की जहमत नहीं उठाई। सब अपनी संवेदनहीनता को घर में खूंटी पर टांगकर मछली लूट रहे थे। जानते हैं ऐसे लोगों की संवेदना कब और कहां जागती है? ऐसे लोगों की करुणा और सहानुभूति तब जागती है जब पता चलता है कि कहीं कोई डॉग मंदिर की परिक्रमा कर रहा है। बिना सोचे समझे लोग उस श्वान को भगवान मान लेते हैं। यूपी में बिजनौर के मंदिर में एक डॉग जो भगवान की मूर्तियों के आसपास परिक्रमा करते दिखाई दे रहा था, जिसे लोग पूजने लगे और दर्शन करने पहुंच गए थे, वो असल में बीमार है। डॉक्टर उसकी जांच कर रहे हैं। मित्रों, समाज का, सिस्टम का, सरकारी कर्मचारियों का, सबका सच यही है। किसी बीमार श्वान के लिए संवेदनाएं जाग जाती हैं, लेकिन इंसान के लिए नहीं जागती। लोग श्वान को तो भगवान मान लेते हैं, लेकिन इंसान को बचाने की रत्ती भर कोशिश नहीं करते हैं। यही बिहार के सीतामढ़ी में दिखा और यही दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 150 में देखने को मिला। और जो दिखा वो बहुत ही शर्मनाक है।